Hello everyone, welcome to the Historica. I am Rituja Tade and currently I am a master student in the Department of Entomology and Agriculture Zoology in Banaras Hindu University. So let's start today's session. So just I want to tell you कि एक सेकेंड, ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा एक मिनी मैराथन टाइप में चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इन द सेंस कि जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसे थोड़ा सा मैं ग्लांस करूंगी और आपके जो आपके मेमोरी में कहीं फीड होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम देखने वाले हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। तो एग्रोनॉमी में क्या क्या आता है, एग्रोनॉमी मतलब कि कंप्लीट एग्रोनॉमी हम देखेंगे फ्रॉम द बुक एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये है उसका फ्रंट पेज, ये न्यू एडिशन है, ये ओल्डर वाला एडिशन है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम हमने तो दूसरे किसी बुक से पढ़ा है, सुंडा से पढ़ा है, बट आप देखिए एसेंशियल्स में सुंडा में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही दी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ही होगा, बस आप लगा दीजिए और आप बस सुन लीजिए कि हाँ इसमें क्या दिया है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द सेशन, ठीक है। तो एग्रोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। अब देखिए सबसे पहले तो आप सब लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है। एक सेकेंड, एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, फर्स्ट इज एग्रोस एंड सेकंड इज नॉमोस, ठीक है। एग्रोस मतलब की है फील्ड और नॉमस मतलब की है टू मैनेज, ठीक है। फील्ड का मैनेजमेंट जिसे हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। ओके, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड्स टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, ठीक है। हम ऐसा मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन और जिसका क्या है प्रोडक्टिविटी हायर, मतलब कि जिसका यील्ड भी ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है। सो ही इज पीटर डिक्रिसेंसी एंड उनका बुक है ओपस रूरारियम कामोदरम। क्या है ओपस रूरारियम कामोदरम, इसमें बहुत सारे लिटरेचर्स है, उन्होंने एग्रोनॉमी के रिलेटेड जो लिटरेचर्स है वो उसमें दिए हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एंड देन जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल ने क्या है, जेथ्रो टूल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टिलेज, ठीक है। फादर ऑफ टिलेज हम किसे बोलते हैं, जेथ्रो टूल को बोलते हैं। उन्होंने क्या कौन सा बुक लिखा है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री ऑन विच द सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, ठीक है। अब देखिए सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर किसने सबसे पहले कॉइन मतलब कि किसने सबसे पहले बताया, तो वो बताया है जेथ्रो टूल ने, ठीक है। किसमें, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में, अपने बुक में, ठीक है। उसके बाद वर्ड वीड है, वर्ड जीरो टिलेज है, ठीक है, ये इन्होंने दिया है, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ वीड साइंस एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टिलेज, ठीक है। उसके बाद आर्थर यंग, आर्थर यंग ने क्या किया है, पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, और इन्होंने बहुत सारे पोल्ट्री डंग है, लिटर्स है, गन पाउडर है, ये इन्होंने मतलब यूज किया था क्रॉप्स में, और उन्होंने देखा टू इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। ये उन्होंने क्रॉप्स में जो है पोल्ट्री डंग, लिटर, गन पाउडर, ये इन्होंने यूज किया और उन्होंने ये पाया कि उसमें क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, ठीक है। और इनके क्या है 46 वॉल्यूम्स है किसके, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के। एंड देन जस्टिस वॉन लाइबिग ने 1840 में अ ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू द फार्मिंग, ठीक है। एक साइंटिफिक अप्रोच किसने स्टार्ट किया, तो वो जस्टिस वॉन लाइबिग ने स्टार्ट किया है। ओके, then next is extensive farm usually raises only one crop a year and employment of the labor per capital per hectare of land is comparatively less, ओनली वन क्रॉप पर ईयर, ठीक है। एक्सटेंसिव फार्म अगर कोई पूछा जाए तो एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप आप ले सकते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर एंड कैपिटल पर हेक्टर इज कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। इसमें ये लेस होता है, क्या है, कैपिटल है और एम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों भी लेस हो जाएगा। अब आप देखिए ना कि पूरे 12 मंथ मतलब कि कंप्लीट 1 ईयर में आप सिर्फ एक क्रॉप ले रहे हैं, और एक क्रॉप का जो एवरेज स्पैन है वो कितना होता है, 3 to 4 मंथ्स ही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस है कि आपका एम्प्लॉयमेंट है, आपका कैपिटल है, वो आपको कम लगेगा। ओके, उसके बाद सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है रिस्पॉन्स फार्मिंग। किसने दिया था, स्टीवर्ट ने दिया था। कब दिया था, 1988 में दिया था, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून सीजन। क्या बोला है, प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून सीजन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेदर डेटा ऑफ द प्री मॉनसून पीरियड एंड मैनेजिंग द क्रॉप्स। मतलब है कि हम मॉनसून का प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्री मॉनसून डेटा, दैट्स ऑल, दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स फार्मिंग। देन प्रिसीजन फार्मिंग या फिर साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, ठीक है। एक साइट हमको टारगेट करेंगे, कि मतलब ये जो फार्मिंग है ये हमें
बताता है कि हाँ यहाँ पे अगर ये कंप्लीट पूरा पैच है तो बस ये कि साइट स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक साइट होगी, यहाँ पे बताएगी कि हाँ यहाँ पे न्यूट्रिएंट कम है, या फिर यहाँ पे ये पेस्ट आए हैं, यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है, यहाँ पे फास्फोरस की कमी है, ठीक है, ये इतना बताएगा। क्या है, द टारगेट स्पेसिफिक यूज इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये बताएगा सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारा ये चीज बताएगा। एडवांटेजेस क्या है, इट इज द मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कि हाँ यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट पैच है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ मुझे नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं पूरे फील्ड में नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे करूंगी, ठीक है। तो वो क्या है, उससे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मुझे इतना बल्क में नाइट्रोजन बाय करना है तो मैं इतने में जितना आएगा मैं उतना ही बाय करूंगी, सो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस पैच में इंसेक्टिसाइड्स लाइक इंसेक्ट्स आए हैं, ठीक है, तो मैं इसी के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूंगी, उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ जाएगी। कंप्लीट फील्ड में अप्लाई करने से मैं सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करूंगी, दैट लाइक उसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है एंड कंजर्व द रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग मतलब क्या है, टू डेवलप द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब कि मार्स को अर्थ पे जैसा टेम्परेचर है, जैसा एटमोस्फियर है, वैसे मार्स पे मतलब कि मार्स पे डेवलप करना, दैट इज नोन एज टेरा फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स मींस सॉइललेस कल्चर, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सॉइललेस कंडीशन, सॉरी नॉट कल्चर, इट इज द सॉइललेस कंडीशन, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज टिलेज। टिलेज क्या है, अब फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेथरो टूल हमने बोल दिया है। अब देखिए टिलेज क्या है, टिलेज रेफर्स टू द मैनिपुलेशन, लाइक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल मतलब कि जैसे हम प्लोइंग करते हैं, हम हैरोइंग करते हैं, हम लेवलिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपके टिलेज में आ जाएंगी। टिलेज रेफर्स टू द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल्स विद द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, ठीक है। किससे करते हैं हम प्लो से करते हैं, हैरोइंग हम हैरो से करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेवलिंग हम लेवलर से करते हैं, तो ये सारी चीजें विद द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स सो एज टू क्रिएट द फेवरेबल सॉइल कंडीशंस फॉर बेटर सीड जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक सॉइल है और यहाँ पे बहुत सारे लाइक मतलब कि वो बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट सॉइल है, जब हम उस पे प्लो चलाएंगे तब वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा लाइक उसमें जो डिस्टेंस है वो मतलब कि स्पेस बन जाएगा उसमें, तो उसमें जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, ओके। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ टिल्थ क्या है, टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल ऑब्टेन आउट ऑफ टिलेज, ठीक है। मतलब फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल उसको टिलेज बोलते हैं, और जो कंडीशन हमने पाई है आफ्टर द टिलेज उसे हम टिल्थ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिलेज। अब टिलेज के कौन कौन से टाइप्स है, एक है ऑन सीजन टिलेज और एक है ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। ऑन सीजन टिलेज क्या है, ऑन सीजन, उसका नाम से ही पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, मतलब कि जिस टाइम पे हम क्रॉप लगा रहे हैं उसके पहले अगर हम टिलेज कर पाए, लाइक अगर जून जुलाई में मेरा क्रॉप लगेगा तो मई में मैं टिलेज करूंगी, सो दैट इज द ऑन सीजन टिलेज। अब देखिए इसमें ये खरीफ वाला है और ये रबी वाला है। एंड देन ऑफ सीजन टिलेज इट इज ड्यूरिंग द फॉलो और नॉन क्रॉप सीजन, ठीक है। जब भी मुझे लगे कि हाँ ये फॉलो सीजन है, यहाँ पे अब मुझे क्रॉप नहीं लगाना है बट बस एवे ही मुझे टिलेज करना है, तो दैट इज नोन एज ऑफ सीजन टिलेज इन द समर। उसके बाद ऑन सीजन टिलेज, अब हम पूरा ऑन सीजन टिलेज के बारे में देखेंगे। द टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग द क्रॉप्स इन द सेम सीजन और द ऑनसेट ऑफ द सीजन, ठीक है। इसको हमने ये पहले ही समझ लिया है। उसके बाद है प्रिपरेटरी टिलेज, ठीक है। प्रिपरेटरी टिलेज क्या है, इट रेफर्स टू द टिलेज ऑपरेशंस दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग द क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स को रेज करने के लिए हम ये करते हैं, मतलब कि पहले करते हैं। एंड इट इज कंसिस्ट द डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल टिल्थ, ठीक है। डीप ओपनिंग करेंगे हम लोग सॉइल को थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि हमें जैसे टिल्थ चाहिए वैसे हम पाए, एज वेल एज टू इनकॉर्पोरेट और अप्रूट द वीड्स एंड क्रॉप स्टबल व्हेन द सॉइल इज इन द वर्केबल कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये फील्ड है, यहाँ पे हम प्लो चलाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो उसके जो है सॉइल की लूजनिंग हो जाएगी और उसके साथ साथ जो स्टबल्स है, जो प्रीवियस क्रॉप्स के जो स्टबल्स है या फिर जो कुछ नई वीड्स है उसको हम लोग अप्रूट करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये इसेंशियल है। सो प्रिपरेटरी टिलेज में क्या है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड सीड बेड प्रिपरेशन, ये तीन आ जाएगा। प्राइमरी टिलेज में क्या है, द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब कि लाइक समर का कोई क्रॉप है, ठीक है, मेरी फील्ड पे, या फिर विंटर का लाइक रबी वाला कोई क्रॉप है, तो उसके जो स्टबल्स है मतलब कि उसका हार्वेस्ट करने के बाद जब मैं टिलेज करूंगी मेरे फील्ड में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिलेज, उसमें फर्स्ट है डीप टिलेज, ठीक है। डीप टिलेज मतलब कि कितने डेप्थ तक वो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
डीप प्लोइंग इज डन टू कंट्रोल द पेरिनियल विड्स। क्या नाम है इनका? सैनोडॉन, डाक्टिलॉन है और साइप्रस रोटुंडस है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आता है, आपसे पूछा जाता है कि डीप प्लोइंग किसके लिए किया जाता है? सैनोडॉन, डाक्टिलॉन, साइप्रस रोटुंडस। उसके बाद जब डीप प्लोइंग हम बोलेंगे तो ये क्या करेगा? ब्रेक द सॉइल हार्ड पैन। डीप टिलेज का मतलब आप समझ पा रहे हैं, डीप मतलब कि लाइक ज्यादा डीप। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। अब देखिए, अब डीप टिलेज में और 3 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्रीडा है आपका, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है, इन्होंने प्लोइंग को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक है शैलो, एक है मीडियम एंड एक है डीप प्लोइंग। ठीक है, शैलो बोले तो 5 to 6 सेंटीमीटर तक का हम टिलेज करेंगे, अगर मीडियम बोले तो 15 to 20 एंड डीप प्लोइंग 25 to 30 सेंटीमीटर तक हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ प्लोइंग, तो जो द डिजायरेबल डेप्थ ऑफ प्लोइंग इज 12 to 20 सेंटीमीटर फॉर द फील्ड क्रॉप्स एंड द प्लोइंग डेप्थ वेरीज इफेक्टिवली विद द रूट जोन। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लांट्स के रूट्स। ठीक है, अब कोई प्लांट्स है जिसका रूट बहुत ज्यादा जाएगा तो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डीप, मतलब कि 15-20 हो गया, 25 सेंटीमीटर तक हम टिलेज करेंगे, जिसका यहीं पे, जिसका रूट्स यहीं पे आके थम जाएगा। ठीक है, तो उसका हम जो डेप्थ है उसका डेप्थ कम रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसॉइलिंग। सबसॉइलिंग मतलब कि जो हार्ड पैन है उसे ब्रेक करने के लिए हम सबसॉइलिंग करते हैं, इसका डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगा। अब देखिए कितना है हार्ड पैन प्रेजेंट, इवन 60 to 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसॉइल में हम जाएंगे और वहां पे टिलेज करेंगे। ओके, और ये सबसॉइलिंग जो है वो हम लाइक वंस इन अ ईयर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इसका जरूरत नहीं है, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन सॉरी 2 लाइक वंस इन 2 ईयर्स, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया प्राइमरी टिलेज। जो हार्वेस्टिंग के बाद जब हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर द जर्मिनेशन, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। ओके, देन सेकेंडरी टिलेज, द टिलेज ऑपरेशन दैट आर प्रेफर्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग अ गुड सॉइल टिल्थ इज कॉल्ड अ सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, प्राइमरी के बाद जो सेकेंड हो जाता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। मतलब कि पहले प्राइमरी टिलेज हो गया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया कि लैंड को कल्टीवेशन किया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया प्राइमरी टिलेज। और अभी सेकेंडरी टिलेज, जो प्राइमरी टिलेज के बाद होता है उसे हम लोग सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशंस व्हिच इज डन टू क्लीन द सॉइल, ब्रेक द क्लॉट्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगी। अभी थर्ड है सीड बेड प्रिपरेशन। अभी सीड बेड प्रिपरेशन मतलब क्या है? अभी हमें ग्रो करना है सीड्स। ठीक है, सीड्स को सो करना है, तो उसके लिए जो हम बेड को प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं सीड बेड प्रिपरेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू अ वेरी शैलो ऑपरेशन इंटेंडेड टू प्रिपेयर अ सीड बेड और मेक द सॉइल टू सूट फॉर द प्लांटिंग। उसमें क्या आएगा? वीड कंट्रोल, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल एरिया आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इतना इसका इतना कुछ है, बस यही है कि सोई के लिए जितना चाहिए और उसके पहले हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उसे सीड बेड प्रिपरेशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है व्हाट इज इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन। अब देखिए ये क्या है? द टिलेज ऑपरेशन दैट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर द सोइंग और प्लांटिंग प्रायर टू द हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइमरी टिलेज किया, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज किया, उसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन किया, उसके बाद जाके हमने सोइंग की, उसके बाद ठीक है अब सोइंग की, अब इसमें आ रहे हैं आपके प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जब प्लांट्स आए उसके बाद जाके आपको पता है हम वीडिंग करते हैं, उसके बाद हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं। मतलब फर्टिलाइजर तो पहले ही अप्लाई होता है, बट आपको पता होगा कि नाइट्रोजन हम स्प्लिट डोजेस में देते हैं। ठीक है, 2 to 3 स्प्लिट डोजेस में हम लोग देते हैं। तो जो फर्टिलाइजर हम बाद में अप्लाई करेंगे वो, ठीक है, टॉप ड्रेसिंग करेंगे वो, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, जब आपका क्रॉप ग्रो हो जाएगा, मतलब आपका क्रॉप ग्रो होने के बाद जो हम उसके बाद जाके जो कोई कुछ ऑपरेशंस हम लोग करेंगे उसे बोलते हैं इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? स्पैड हो, ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारा आफ्टर टिलेज इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो इसमें वीडिंग वगैरह वो सब आ जाएगा। देन ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज क्या है कि जिस टाइम पे हम सीजन नहीं है उस टाइम पे हम लोग टिलेज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, अब देखिए स्पेशल पर्पस टिलेज। अब कुछ स्पेशल पर्पस है जिसके लिए हम लोग टिलेज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज का मतलब क्या है कि जो सॉइल है उसमें हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, जितना है सारा सारा पूरा क्लीन कर देंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लीन टिलेज। वर्किंग ऑफ द सॉइल ऑफ द एंटायर फील्ड इन सच अ वे दैट नो लिविंग प्लांट्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, मतलब कोई भी अनडिस्टर्ब लेफ्ट नहीं होगा, सबको हम डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, सबको हम निकाल देंगे, उसे बोलते हैं क्लीन टिलेज। उसके बाद है ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज क्या होता है? रेफर्स टू द टिलेज डन आफ्टर द सीडिंग और प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप, आइदर आफ्टर द प्री इमर्जेंस ऑफ द स्टेज। ठीक है,
और वाइल दे आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, हमने सो कर दिया है, उसके बाद जाके हम टिलेज करें, उसे हम ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मतलब कि सीड्स हमने डाल दिया है बट सीड्स अभी इमर्ज नहीं हुए हैं, उस टाइम पे हमने टिलेज किया है, उसको ब्लाइंड टिलेज बोल देंगे। ठीक है, और जो हो सकता है कि जब ये ग्रो करे अर्ली स्टेज में हो, उस टाइम पे भी अगर हम टिलेज करें तो उसे भी हम लोग ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेट टिलेज और पडलिंग। ठीक है, पडलिंग किस में किया जाता है, पडलिंग राइस में किया जाता है। ठीक है, द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन द लैंड विद स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड एज वेट टिलेज और पडलिंग। ठीक है, अब ये क्या है, वाटर स्टैंडिंग वाटर में जो हम करते हैं उसे हम पडलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टिलेज। टिलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन कौन से है, एक है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज में क्या होता है कि 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यूज हम वही रखते हैं। ठीक है, अगर ये आपका क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये आपका क्रॉप है और यहाँ पे जो प्रीवियस वाला क्रॉप है उसके जो रेसिड्यूज है वो इसमें है, तब हम क्या करेंगे, मिनिमम टिलेज में जो 50% है रेसिड्यूज उसको हम वैसे ही रख देंगे। ठीक है, और बाकी जो 50% है उसे हम क्लीन कर देंगे, इट इज नोन एज मिनिमम टिलेज। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीरो टिलेज या फिर नो टिलेज या फिर केमिकल टिलेज। इसमें क्या है, 50 to 100% जो क्रॉप रेसिड्यूज है वो हम एज इट इज रखेंगे, उसे हम जीरो टिलेज बोल देंगे। देन स्टबल मल्च टिलेज या फिर स्टबल मल्च फार्मिंग। ओके, सॉइल इज प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम्स आइदर बाय ग्रोइंग अ क्रॉप और बाय लिविंग द क्रॉप रेसिड्यूज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी स्टबल्स है उसको वैसे ही रखेंगे सॉइल में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉलो पीरियड। ठीक है, अब ओके एक सेकेंड, सॉइल इज प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स आइदर बाय ग्रोइंग अ क्रॉप और बाय लिविंग द क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द फील्ड। इसमें क्या होता है कि हम जो सॉइल है उसे हम कभी भी कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं। मतलब कि अगर जिस टाइम पे क्रॉप है उस टाइम पे तो क्रॉप है, बट जिस टाइम पे क्रॉप नहीं है उस टाइम पे भी कुछ जो स्टबल्स है उसे हम वैसे ही हमारे फील्ड में रखते हैं, दैट इज नोन एज स्टबल टिलेज। एंड देन कंजर्वेशन टिलेज टू कंजर्व द सॉइल एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंजर्वेशन टिलेज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व द सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर। ओके, दैट इज इट। एंड नेक्स्ट इज सोइंग मेथड। अब देखिए टिलेज का तो हो गया, अब सोइंग मेथड, सोइंग मेथड्स कैसे कैसे हम सो करते हैं फार्म में वो दिया है। ठीक है, अब देखिए सोइंग क्या है, सोइंग इज आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। ठीक है, किस तरह से हम किस तरह से हम सीड्स को सॉइल में प्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज सोइंग। ठीक है, अब सोइंग के काफी मेथड्स है, ब्रॉडकास्टिंग है, डिबलिंग है, ड्रिलिंग है, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो है, ट्रांसप्लांटिंग है, हिल ड्रॉपिंग है, चेक्रो प्लांटिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। आपने कई बार देखा होगा कि हम ऐसे लेते हैं सीड्स और ऐसे डाल देते हैं, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, हम फर्टिलाइजर की भी ब्रॉडकास्ट करते हैं और कुछ कुछ जो छोटे छोटे सीड्स है ना उसका भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग की कुछ कोई सीड्स है, सीड्स को हम लोग उतने सीड्स को हम लोग थोड़ा सा सॉइल में मिक्स कर देंगे और उसको ऐसे ही खेत में स्प्रे की तरह से डाल देंगे, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। देन डिबलिंग। ठीक है, डिबलिंग आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद जाके यहाँ पे सीड्स लगाएंगे, उसके बाद उस पे सॉइल लगाएंगे। ठीक है, फिर सीड्स लगाएंगे, फिर उस पे सॉइल लगाएंगे, ये आप मैन्युअली करेंगे, दिस इज नोन एज डिबलिंग। ठीक है, उसके बाद ड्रिलिंग। ड्रिलिंग है आप मशीन से करते हैं जो सोइंग, उसे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। देन सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो। ठीक है, आपने अगर प्लो देखा होगा तो उसमें एक वो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें उसमें भी एक जगह होती है, या फिर जहां जहां से प्लो चलता जाता है, ठीक है, ऐसे अगर प्लो आगे आगे बढ़ा तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे क्या बोल सकते हैं, उसे होल कर देता है, तो उसी में हम लोग सीड्स को डाल देंगे, दिस इज नोन एज सीड ड्रॉपिंग। उसके बाद है ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग भी आपको पता ही होगा। अब ये मान लीजिए फील्ड है, या फिर आप मतलब नर्सरी से अभी आप ला सकते हैं, या फिर अपने खुद के फार्म पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपका लैंड है उसका 1/10 लैंड जाता है आपका ट्रांसप्लांटिंग में। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका लैंड है, उसमें 1/10 लैंड हमने मतलब कि 1/10 लैंड है, उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग ग्रो करने वाले हैं ना वो सबको इस पे पहले हम लोग सो कर देंगे। ठीक है, और ये जब भी ग्रो होगा, अब किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए ये अलग होता है। ठीक है, तो जब भी ये ग्रो होगा 15 डेज, 20 डेज या फिर 1 मंथ, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको फिर अपने जो फील्ड है उस पे उस पे प्लेस कर देंगे। मुस्कान, वो डोर आवाज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये निकाल देंगे। ठीक है, और इसको मतलब कि जितना भी अब देखिए
अब मान लीजिए कोई एक क्रॉप है, अगर राइस है तो राइस कितना है 4 मंथ्स है, ठीक है, तो 1 मंथ हम उसको ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो है 3 मंथ्स इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद हिल ड्रॉपिंग है। हिल ड्रॉपिंग मतलब कि हिल ड्रॉपिंग क्या है, बिहाइंड द प्लांट, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लांट, नहीं ये तो हो गया। hill dropping, seeds are dropped and as a heel fix at a fixed place and not in a continuous stream, ठीक है। अब इसको किससे करते हैं, इसको हम लोग प्लांटर से करते हैं। ये एक मशीन है लाइक जिसका यूज करके हम हिल ड्रॉपिंग करते हैं। देन चेकरो प्लांटिंग, इट इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग इन विच रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। चेकरो प्लांटिंग क्या है, आपका जो रो टू रो है और आपका प्लांट टू लाइक रो टू रो प्लांट टू प्लांट ये डिस्टेंस सिमिलर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इन दिस मेथड सीड्स आर प्लांटेड प्रिसाइजली अलोंग द स्ट्रेट पैरेलल फरोज, द रोज आर अरेंज्ड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। अ मशीन यूज फॉर चेक प्लांटिंग इज चेकरो प्लांटर, ठीक है। इस टाइम पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, चेकरो प्लांटर हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट आर इंटररिलेटेड और इंटरैक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो खुद में इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं, ओके। सो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक फार्मिंग सिस्टम है और एक मिक्स फार्मिंग है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम यहाँ दिया है। फार्मिंग सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, लाइक द क्रॉपिंग सिस्टम है, आपका लाइफ स्टॉक है, आपका पोल्ट्री है, आपका फिशर्स है, आपका फॉरेस्ट ही है, ये सब को आप जब कंबाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। और मिक्स फार्मिंग, ठीक है, मिक्स फार्मिंग और मिक्स लाइक फार्मिंग सिस्टम, ये दोनों भी हम लोग लाइक इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, बट दोनों में भी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि फार्मिंग सिस्टम में हम फार्म एंटरप्राइजेस है, लाइक द लाइफ स्टॉक है, आपका क्रॉप है, आपका फॉरेस्ट्री है, आपका फिशरीज है, ये सब हम लोग इंक्लूड करते हैं। एंड मिक्स फार्मिंग हम क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज एंड बी कीपिंग, ठीक है। ये सारा तो हम करते हैं एज मेनी एज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल, ठीक है। सबसिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स फार्मिंग, व्हाइल हायर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन द फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों, मैंने जैसे बोला कि इन दोनों में ये हम लोग दोनों टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंस क्या है कि अगर मिक्स फार्मिंग की हम लोग बात करें तो इसमें फार्मर जो है खुद के लिए, मतलब कि सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, मतलब कि उसको खुद को जितना चाहिए वो उतना ही ग्रो करेगा, दैट इज द मिक्स फार्मिंग। बट फार्मिंग सिस्टम में क्या है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस हम डैमेज, मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस हम वैसे ही बना के रखेंगे, बट उसके साथ साथ मुझे हायर प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये जो है, ये जितना भी है, ये पूरा मैं बहुत लार्ज लार्ज एरिया तक मैं उसको करूंगी, ठीक है। दैट इज द फार्मिंग सिस्टम। Then next is cropping system. Cropping system क्या, it is an important component of the farming system. It represents the cropping pattern used on the farm and their interaction with the farm resources and other farm enterprises, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है, अब क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे इंटरेक्ट करता है विद द फार्म रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। एंड देन क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न, प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट इन टाइम इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, अंडर वेरियस क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक क्रॉप दिया है, उसको कितना हमने एरिया अलॉट किया है, दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। अब इट इंडिकेट्स द ईयरली सीक्वेंस और द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड फैलो लैंड, ठीक है। मतलब कि ईयरली सीक्वेंस इसका क्या है, इसका स्पेस वाइज कैसे अरेंजमेंट है, दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, इस साल ये क्रॉप लिया है, या फिर अब जैसे कि जून जुलाई में मैंने एक कोई क्रॉप लिया, ठीक है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर जो आ जाएगा मेरा रबी, उसमें मैंने दूसरा क्रॉप लिया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा लिया है, फिर दूसरा, दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हम क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द क्रॉप रोटेशन। और इसका इसका कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट नहीं आएंगे, उनका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सॉइल इरोजन भी ये हो जाएगा और कॉन्जर्व द सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर भी इसमें कॉन्जर्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन सा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है मोनोक्रॉपिंग। मोनो, इसका नाम ही बता रहा है क्या है, मोनो मींस सिंगल क्रॉपिंग, एक ही क्रॉप हम लगाएंगे कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर, दैट इज नोन एज पर ईयर द लैंड, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि हर साल हम एक ही लगाएंगे, दैट इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। अब मान लीजिए कि मेरे पास राइस है तो मैं सिर्फ राइस ही लगाऊंगी। इस बार जून जुलाई में राइस लगाया, अगेन अगले साल फिर जून जुलाई में राइस लगाया, फिर अगले साल फिर जून जुलाई में फिर से राइस लगाया, दिस इज द मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रॉपिंग, ठीक है,
इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, 100% है। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसका नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे हम क्रॉप्स लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ग्रोइंग और 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन कैलेंडर ईयर, ठीक है। सेम पीस ऑफ लैंड पे हम लोग 2 से ज्यादा क्रॉप्स लगाएंगे, दैट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें आता है, पहले आता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, मतलब कि सीक्वेंस जैसे आपको पता है सिक्वेंशियली जाना, ठीक है। पहले खरीफ आएगा, खरीफ में कुछ लगा, फिर रबी आएगा, फिर रबी में कुछ लगा, फिर समर आएगा, समर में कुछ लगा, फिर से, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। इसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। जैसे मैंने क्या बोला कि रबी के खरीफ के बाद हम लोग रबी वाला क्रॉप लगाएंगे, रबी के बाद हम लोग समर वाला क्रॉप लगाएंगे, ओवरलैपिंग इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, दिस इज द सीक्वेंस क्रॉपिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम करेंगे कि एक कोई फील्ड है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी क्रॉप लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, बट उसमें भी हम कुछ एक क्रॉप और लगा देंगे, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करने से पहले। डेफिनेशन क्या बोल रही है, प्लांटिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप, ठीक है, दूसरा वाला कुछ हम क्रॉप लगाएंगे बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रिसीडिंग क्रॉप, इसको हम रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। और रिले को क्या बोलते हैं, बिहार और यूपी में इसे पायरा बोलते हैं और एमपी में इसे यूटेरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रटन क्रॉपिंग और रटुनिंग, इसमें क्या होता है कि कुछ एक लैंड है, ठीक है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स लाइक बनाना हो गया, आपका बनाना है, शुगर केन है, ठीक है। मतलब अब आप मान लीजिए कि ये आपका शुगर केन है, ठीक है। अब ये मैच्योरिटी पे आ गया, इसको हमने हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ तक उसको हार्वेस्ट किया है, ठीक है। सो ये अब इतना बचा सिर्फ। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे हम लोग, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, उसी से फिर हम अलाउ करेंगे उसको कि हाँ तुम भाई और बढ़ जाओ, ठीक है। मतलब कि सेम प्लांट हम उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको, हमें जितना चाहिए उतना हम रिमूव करेंगे और बाकी का जो है उसको बोल देंगे कि हाँ भाई तुम बढ़ जाओ, तो वो बढ़ जाएगा। लाइक उसको हम बोलेंगे नहीं, उसका उसका वही है कि उसकी तो मतलब कि जैसे ही अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो। इट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ अ क्रॉप विद रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ द रूट्स और स्टॉक्स आफ्टर द हार्वेस्ट, ठीक है। आइदर वो रूट से आएगा या फिर वो स्टॉक से आएगा, ठीक है। ऑल्दो क्रॉप इज नॉट नेसेसरली फॉर द ग्रेन, ठीक है। इसमें मतलब हम ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं बोल सकते कि ये हम ग्रेन के लिए ही यूज कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग इट फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, बनाना एंड सॉरगम, ओके। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अब ये सारा हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब कि एक फार्म में लाइक एक कैलेंडर ईयर में 2 to 3 क्रॉप्स हम ले रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा क्रॉप्स हम ले रहे हैं, दिस इज द मल्टीपल क्रॉपिंग। उसमें क्या है, इंटरक्रॉपिंग है। अब इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, ठीक है। सेम फील्ड पे सेम सीजन पे जब हम सेम लाइक जब हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दिस इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 है, एक एडिटिव सीरीज आता है, एक रिप्लेसमेंट सीरीज आता है, ठीक है। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एडिटिव सीरीज, इसमें क्या है, वन क्रॉप इज सोन विथ 100% ऑफ इट्स रिकमेंडेड पॉपुलेशन प्योर स्टैंड विच इज नोन एज द बेस क्रॉप, ठीक है। अब इतना डिटेल मतलब कि है आपको डिटेल में, बट देखिए ये तो आपको मतलब कि पढ़ा ही होगा, बस आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फार्म है जिसमें हमने क्या किया, 100% बेस क्रॉप लगा दिया, ठीक है। मतलब कि कोई एक लाइक फॉर एग्जाम्पल राइस है, तो राइस मैंने कंप्लीटली लगा दिया है, ठीक है, जिसको हम बेस क्रॉप बोलेंगे। एंड अनदर क्रॉप इज नोन एज इंटरक्रॉप व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेस क्रॉप बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग द क्रॉप ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें राइस लगा दिया है मैंने, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी लगाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो राइस है, राइस मेरा बेस क्रॉप है, ठीक है, वो 100% मतलब जितना उसका सीड रेट है मैं उतना ही लूंगी, उतना प्रॉपर लगाऊंगी उसे। और उसके बाद दूसरा जो मेरा कोई क्रॉप है, ठीक है, वो मैं लगाऊंगी, उससे क्या होगा, जो पहले वाला प्लांट है उसकी क्रॉप ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा है वो मैं 100% नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर 100% ले लिया तो ना राइस को जगह मिलेगी ना उसके इंटरक्रॉप को जगह मिलेगी, ठीक है। तो राइस हमको 100% लेना है और जो उसको बेस क्रॉप बोलते हैं, एंड जो इंटरक्रॉप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत उसको कर देंगे, ठीक है। उसका कंप्लीटली नहीं, कंप्लीट उसको लाइक उसका 100% तो हम नहीं ले सकते, बट जितना एडजस्ट हो सके हम उतना ही उसको सो करेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज इंटरक्रॉप। और क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंटरक्रॉप इज लेस देन द रिकमेंडेड पॉपुलेशन इन द प्योर स्टैंड, ठीक है। अब जो भी कोई दूसरा इंटरक्रॉप हम ले रहे हैं, उसमें जो इंटरक्रॉप है उसका 100% पॉपुलेशन तो हम उसमें ग्रो नहीं कर सकते, उसका जितना सीड रेट है वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बोला गया है कि जितना 100% है उससे वो कम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या है, इन द रिप्लेसमेंट सीरीज बोथ क्रॉप्स आर द कंपोनेंट क्रॉप्स, ठीक है।
मतलब कि दोनों भी हम लोग कंप्लीट उसका दोनों का सीड रेट नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें अलग अलग लेंगे, ठीक है। बाय सैक्रिफाइसिंग द सर्टन पॉपुलेशन ऑफ वन कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि ये एक है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक यहाँ लगा दूंगी कंपोनेंट, एक और इसमें भी, ठीक है, ऐसा लगा दूंगी। या फिर क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है, या फिर अब इसका कुछ कुछ रेशो होता है, लाइक कि मतलब कि इसमें स्टैंड्स हम यूज कर सकते हैं, लाइक 3 स्टैंड्स एक क्रॉप के और 2 स्टैंड दूसरे क्रॉप के, फिर 3 लाइंस, फिर 2 लाइंस, ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी 100% नहीं होता है, जबकि एडिटिव सीरीज में बेस क्रॉप 100% होता है और इंटरक्रॉप कम रहता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन। अब आपको पता होगा कि जो क्रॉप्स है उसमें भी इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरक्रॉपिंग है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल मतलब कि स्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, cultivation of such crop which have different growth habits and have a zero competition, ठीक है। अब ये जो दोनों भी क्रॉप है इनका ग्रोथ हैबिट लाइक हैबिटेट अलग अलग है, ठीक है, और इनका जो क्या बोल सकते हैं, जीरो कंपटीशन, मतलब इन दोनों में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि फेलरिस माइनर है वीट में, ठीक है, जो वीड है, ठीक है, अगर वीट में मान लो वो आ गया, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका कॉम्पिटिटर है। बट यहाँ पे क्या है कि दोनों भी मतलब कि उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं रहेगी, ठीक है। इसीलिए दोनों का जो यील्ड है, मतलब कि दोनों का यील्ड वो फुल्ली अपना ग्रो करेंगे अपना अपना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम प्लस मेज, ठीक है। अब क्या है, द पीक न्यूट्रिएंट पीरियड ऑफ उड़द और मूंग, मतलब कि ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम का जो पीक न्यूट्रिएंट पीरियड है वो 30 to 35 डेज तक है, ठीक है। और वाइल मेज का कितना है, तो 50 डेज है आफ्टर सोइंग फॉर द मेज, ठीक है। तो मतलब है कि हमने यहाँ पे ब्लैक ग्राम लगा दिया और उसी फील्ड में मेज भी हमने लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 30-35 डेज पे जब आ जाएगा ये क्रॉप, तब 30-35 डेज पे ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम अपना जो न्यूट्रिएंट है वो लेगा, और 50th डे पे मेज अपना न्यूट्रिएंट लेगा, दैट इज द पैरेलल क्रॉपिंग। उसके बाद है कंपेनियन क्रॉपिंग, ठीक है। यूजुअली ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज ग्रोन अलॉन्ग विद द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, इसे हम लोग कंपेनियन क्रॉपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्लस मस्टर्ड या फिर पोटैटो या फिर ओनियन, ओके। देन मल्टी स्टोरेड और मल्टी लायर और मल्टी लेवल क्रॉपिंग, इसमें क्या है, डिफरेंट हाइट्स के हम लोग प्लांट्स लेते हैं या फिर क्रॉप्स लेते हैं। एग्जाम्पल जिंजर प्लस टर्मेरिक, और इसमें क्या है, पोटैटो कॉटन, पोटैटो और ऑनियन प्लस कोकोनट, ठीक है। मतलब कि पोटैटो या फिर ऑनियन या फिर कोकोनट, उसके साथ साथ हम टर्मरिक या और जिंजर ले सकते हैं, मतलब कि टर्मरिक प्लस कोकोनट ऐसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द, क्या है ये हो गया आपको मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। उसके बाद है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, ठीक है। सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, जस्ट वेट, ओके। सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग में क्या आएगा आपका कि जो दो क्रॉप है उन दोनों को क्रॉप मिला के मतलब कि उन दोनों को जब हम साथ साथ में लगाते हैं तो उसका जो यील्ड है वो और ज्यादा होता है, दैट इज द सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्लस पोटैटो, ओके। मूव नहीं करना, ओके फाइन। उसके बाद है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग में क्या आ जाएगा आपका, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट का बोला था, इसमें क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि दो से ज्यादा जो क्रॉप्स है उसके जो सीड्स है उसको हमने मिक्स करना है, उसमें सॉइल मिक्स करनी है एंड देन ब्रॉडकास्ट कर देना है, दिस इज ऑल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग है, ये हम कहाँ देखते हैं, इट इज प्रैक्टिस इन द ड्राईलैंड एरिया, ठीक है। उसके बाद है रो इंटरक्रॉपिंग, हम एक एक रो बनाएंगे। जैसे इसमें क्या है, वीट प्लस मस्टर्ड, तो ये सपोज मान लीजिए फील्ड है, तो इस पे वीट के 9 लाइंस रहेंगे प्लस मस्टर्ड का एक लाइन रहेगा, फिर से वीट के 9 लाइंस, फिर से मस्टर्ड का एक लाइन, ऐसे, ठीक है। और सेटेरिया प्लस ग्राम कितना है, 5:1। देन इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट क्रॉप्स, ठीक है। जो हमने कंपोनेंट क्रॉप पढ़े हैं, ठीक है, किसमें पढ़ा है हमने, एक एडिटिव सीरीज था और एक रिप्लेसमेंट सीरीज था। रिप्लेसमेंट सीरीज में हमने कंपोनेंट क्रॉप देखा है, तो जो कंपोनेंट क्रॉप है उनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के इंटरेक्शन है। फर्स्ट इज एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या है, एलिलोपैथी इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बट हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि एक दो क्रॉप है जिसमें से कोई एक क्रॉप जो है दूसरे क्रॉप पे वो हार्मफुल
लाइक डायरेक्टली हार्मफुल करेगा या डायरेक्टली हार्म करेगा उसको, या फिर इनडायरेक्टली हार्म करेगा, ठीक है, दिस इज नोन एज एलिलोपैथी। उसमें क्या है, उसमें एक है ट्रू एलिलोपैथी, एक है फंक्शनल एलिलोपैथी, ठीक है। ट्रू एलिलोपैथी मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट वो करेगा, ठीक है, ऑन द अदर क्रॉप थ्रू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब कि ये एक प्लांट है, ठीक है, अब आइदर ये रूट से सीक्रेट कर सकता है, चाहे ये कहीं से भी सीक्रेट कर सकता है, या फिर जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जाके वो कुछ एक टॉक्सिक या फिर कुछ पॉइजन बनाएगा, ठीक है, इसका वो अलग अलग है। बट जब, ठीक है, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के लिए, ठीक है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाएगा बाय रिलीजिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम ट्रू एलिलोपैथी बोलते हैं। एंड सेकंड इज फंक्शनल एलिलोपैथी। फंक्शनल एलिलोपैथी मतलब क्या है कि वो जो प्लांट है वो रिलीज करेगा जो टॉक्सिन है उसका प्रीकर्सर, मतलब प्रीकर्सर मतलब कि लाइक उससे वो टॉक्सिन बनेगा, ठीक है, बट अब कैसे बनेगा अब हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसमें इसने क्या किया, एक प्रीकर्सर रिलीज किया है किसी टॉक्सिन का, ठीक है। अब ये जाएगा सॉइल में, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इस प्रीकर्सर को उस टॉक्सिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जब दूसरा क्रॉप हम सो करेंगे उस क्रॉप पे वो इफेक्ट दिखाएगा। दिस इज नोन एज फंक्शनल एलिलोपैथी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटो एलो इनिबिशन एंड ऑटो इनिबिशन, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए, एलिलोपैथी के दो वेज हैं इसमें, एलो और ऑटो। ऑटो मतलब कि खुद का, ठीक है, मतलब कि अब मान लीजिए ये वीट है और दूसरा भी वीट है, ठीक है। अब वीट का कुछ, अब देखिए वीट में होता नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब वीट में, वीट का जो रूट है वो कुछ रिलीज कर रहा है, जो वीट की मतलब कि खुद का जो उसका जीनस है, उसका स्पीशीज है, वो उसी को हार्म कर रहा है, दैट इज नोन एज ऑटो इनिबिशन। एंड एलो इनिबिशन मतलब कि यहाँ पे वीट है और यहाँ पे हो जाएगा राइस, ठीक है, सो ये इसको हार्म इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, दैट इज द ऑलो इनिबिशन, ठीक है। देन उसके बाद है एनिडेशन, जस्ट वेट, एनिडेशन। एनिडेशन क्या है, एनिडेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ठीक है। एलिलोपैथी क्या हमने बोला कि निगेटिव इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं, बट एनिडेशन क्या है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, मतलब कि जो दो कंपोनेंट क्रॉप्स हम यूज करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट दिखाएगा। फर्स्ट इज स्पेशल एनिडेशन, मतलब कि एनिडेशन इन स्पेस, ठीक है। इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स ऑकरिंग विद रिगार्ड्स टू द स्पेशियल, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, स्पेशल मतलब कि स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसमें लाइक इंटरक्रॉपिंग हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। देन उसके बाद है टेम्पोरल एनिडेशन। टेम्पोरल एनिडेशन मतलब कि टाइमिंग वाला, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि उड़द या फिर मूंग मतलब ब्लैक ग्राम या फिर ग्रीन ग्राम 30-35 डेज तक जो है न्यूट्रिशन लेगा, और पेज जो है वो 50 डेज पे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, उसको हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, लेग्यूम इफेक्ट, ठीक है। लेग्यूम इफेक्ट क्या है कि अब शॉर्टकट पे मैं बता देती हूँ, लेग्यूम क्रॉप लाइक कोई भी पल्सेस है जो हमने ग्रो किया है और उसको हार्वेस्ट किया है, उसके बाद जो सॉइल है उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशन उसमें ऑलरेडी आ गया है, इसीलिए पल्सेस के बाद हम जो भी कोई क्रॉप लगाएंगे उसमें हमें नाइट्रोजन 25% लेस देना होगा। दिस इज नोन एज लेग्यूम इफेक्ट, ठीक है। क्या है, इट सेव्स अप टू 25% ऑफ द रिकमेंडेड लेवल ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द एसोसिएटेड सीरियल्स व्हेन इट इज ग्रोन एज एन इंटरक्रॉप। ओके फाइन, ठीक है, जब हम सीरियल्स को एज एन इंटरक्रॉप हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तब उसमें 25% हमको लेस देना होता है। ओके, ये हो गया लेग्यूम इफेक्ट। उसके बाद है सॉर्गम इफेक्ट, ठीक है। अब लेग्यूम का पॉजिटिव इफेक्ट है जबकि सॉर्गम का नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। जब भी हमने सक्सेडिंग क्रॉप, ठीक है, अफेक्टिंग द ओके, जब भी हम सॉर्गम को हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद जब हम डायरेक्टली कुछ कोई एक क्रॉप लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमें 25% नाइट्रोजन और ज्यादा देना होगा। लाइक अगर हम कभी 100 kg देते हैं तो उसमें हमको 125 kg देना होगा, क्योंकि सॉर्गम क्या करता है, सरगम बोल सकते हैं या फिर जस्ट अ सेक, ग्रोइंग सीरियल, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग सीरियल, ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग सीरियल है इनके लिए है ये। वो क्या करता है, वो लाइक पूरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं बोल सकते, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा खींच लेता है, ठीक है। long time to decompose. Okay, during this process decomposition the part of the soil of nitrogen is temporarily immobilized, ठीक है। जब हम मतलब कि इसको हार्वेस्ट कर देंगे तब क्या होगा, जो सॉइल का नाइट्रोजन है वो टेम्परली इमोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ता है, कितना, 25% हमें ज्यादा देना पड़ता है। दिस इज द सॉर्गम इफेक्ट। उसके बाद है कॉटन इफेक्ट। अब कॉटन इफेक्ट क्या है,
जब भी हम कॉटन लगाएंगे, कॉटन को हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कॉटन लगाया, तो कॉटन क्या करेगा, कॉटन यहाँ का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, और कॉटन के बाद हम जो भी कुछ लगाएंगे ना, मतलब कि ऐसा बोला है कि कॉटन की डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके बाद हम चाहे कोई भी सीरियल लगाए या पल्सेस लगाए, उसका जो रूट जोन है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, कॉटन ने यहाँ का न्यूट्रिएंट लिया है, वो क्रॉप यहाँ का न्यूट्रिएंट लेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव थिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। कॉटन फीड्स इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल एंड रिमूव द कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, अब देखिए वो डीपेस्ट जाएगा और बहुत कम न्यूट्रिएंट लेगा। The succeeding crop having the shallow root system is able to tap the unused pool of the nutrients in the surface layer in the soil and this effect may be termed as cotton effect, ठीक है, हमने 3 इफेक्ट देखे अब तक। एक लेग्यूम इफेक्ट देखा जिसमें 25% हमको कम देना होता है किसी भी सीरियल में। उसके बाद देखा हमने सॉर्गम इफेक्ट जिसमें नाइट्रोजन जो है वो इमोबिलाइज हो जाता है तुरंत ही, तो उसमें हमने क्या 25% नाइट्रोजन हमें ज्यादा देना पड़ता है। कॉटन इफेक्ट क्या है, कॉटन बहुत डीप तक वो जाएगा और बहुत कम न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इसकी वजह से जो शैलो रूटेड क्रॉप है उसके बाद जब हम सक्सेसिंग क्रॉप उसका शैलो रूटेड अगर होगा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद है असेसिंग यील्ड एडवांटेजेस, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये इसका क्या है फॉर्मूला है और इसमें कितना कितना क्या लगता है वो आपको चाहिए, ठीक है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना है, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप दैट इज ए प्लस बी प्लस यील्ड ऑफ द सोल क्रॉप ए, ठीक है, तो उसमें क्या है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER, ये हमेशा हमें इंटरक्रॉपिंग के लिए बेनिफिशियल, मतलब कि अगर मान लीजिए LER अगर ये 1 से ज्यादा है, मतलब कि इंटरक्रॉपिंग का जो यील्ड है वो ज्यादा दे रहा है एज कम्पेयर टू सोल क्रॉपिंग, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मतलब ये ज्यादा दे रहा है और ये थोड़ा सा मॉडरेट दे रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बढ़ गया, इसका मतलब क्या LER भी बढ़ रहा है आपका, ठीक है, तो इससे अगर वो LER बढ़ रहा है मतलब मोर देन 1 है, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। और अगर LER अगर मान लीजिए 1.15 है तो इसका मतलब है कि 15% आपको ज्यादा यील्ड मिल रहा है आपके इंटरक्रॉप में, ठीक है। उसके बाद है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100%, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया के कितने 137% है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसमें भी है कि नंबर ऑफ द क्रॉप इन द क्रॉप रोटेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इन द क्रॉप रोटेशन इनटू 100, ठीक है। अब CRI कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट अ सेक, ठीक है, CRI इज इक्वल टू कितना दिया है, नंबर ऑफ क्रॉप इन द क्रॉप प्रोडक्शन रोटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रॉप कितने हैं, राइस एंड पी, इसमें 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इन अ क्रॉप रोटेशन, ठीक है, कितना नंबर के लिए, कितने ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 200%, ठीक है। सो क्रॉप रोटेशन फॉर राइस एंड पी इज 200%। ऐसे ही सेम दिया है ग्राउंडनट विथ शुगर केन प्लस पोटैटो, ठीक है, इसका आ जाएगा 150 और पैडी पोटैटो शुगर केन अरहर व्हीट इसका आ जाएगा 166%, ठीक है। ओके, देन हार्वेस्टिंग यील्ड क्या है, इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक यील्ड मतलब बायोलॉजिकल यील्ड में क्या आएगा, आपका ग्रेन तो आएगा ही आएगा प्लस उसके साथ उसका स्टॉप भी आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द हार्वेस्टिंग यील्ड। ओके, एंड दिस इज द लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा सिंक अपॉन सोर्स, ठीक है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स है कि जहां से आपको खाना मिल रहा है, दैट इज द सोर्स, कहाँ से खाना मिल रहा है आपको मिल रहा है क्लोरोफिल से, लाइक मतलब फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है, कहाँ क्लोरोफिल में होता है। ओके, सो जहां से मिलता है फोटोसिंथेसिस जनरली लीव्स, उसे हम सोर्स बोलते हैं। और सिंक क्या बोलते हैं, सिंक मतलब कि जहां पे जाके जो फोटोसिंथेट्स है वो जहां जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे उसे हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप पालक की बात करें तो वो उनका जो मतलब कि हम ऑलमोस्ट हमने क्या किया है कि हर फ्रूट का या फिर हर ग्रेन का हर मतलब जो भी चीज है उसका एडिबल पोर्शन हमको पता है। वो एडिबल पोर्शन क्या है, जहां पे सिंक जाके एक्युमुलेट होगा दैट इज देयर एडिबल पोर्शन, ठीक है। तो जहां पे वो जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा वहां पे वो उसे हम लोग सिंक बोलेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेन में मतलब कि अगर हम वीट की बात करें तो उसमें कहा जाके ग्रेन में जाके एक्यूमुलेट होगा, अगर हम पालक की बात करें तो वो लीफ में जाके एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए स्टेम इन पोटैटो, अब पोटैटो को हम जनरली स्टेम बोलते हैं, ठीक है, पोटैटो इज अ स्टेम ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो पोटैटो में कहा स्टेम में हो जाएगा। रूट्स इन द शुगर बीट्स, अब शुगर बीट में हम लोग रूट को खाते हैं, ठीक है, दैट इज द फोटोसिंथ लाइक दैट इज द सिंक। उसके बाद लीव्स इन द पालक, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा।
उसके बाद क्या है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या याद चाहिए कि ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, ओके। सो ड्राई फार्मिंग का कितना है, लेस देन 750 mm, लेस देन 750 mm जब आपका एनुअल रेनफॉल होगा उसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग कितना है, मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150। इसमें बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है, 750 mm और आपका 1150 mm, ठीक है। अगर मान लीजिए 750 mm से कम है उसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो है उसको हम लोग ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं, और ग्रेटर देन 1150 mm है तो उसको हम लोग रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, दिस इज डन। उसके बाद है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट मींस एन एरिया ऑफ द लैंड हुज रन ऑफ ड्रेन्स टू द कॉमन पॉइंट, ठीक है। मतलब कि एक लैंड का एरिया जहां पे पानी जाके बैठ जाएगा, जैसे हम लोग वाटरशेड बोलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर इज डिफाइंड एज द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द वाटर ऑफ द सर्फेस फॉर द सॉइल फॉर द सब्सिक्वेंट यूज, ठीक है। मतलब कि जो सॉइल पे वाटर आ रहा है, हम हमारे घर में भी वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो जो हम पानी स्टोर करते हैं, जिसको हम बचा के रखते हैं, जिसको हम रीयूज करते हैं, दैट इज द वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद है ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। तो ड्रॉट क्या है, ड्रॉट इज अ सिचुएशन वेयर ऑकरिंग इन एन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% देन द नॉर्मल। मतलब कि एक कोई एरिया है, ठीक है, जहां पे अब जहां पे एक सीजन में 100% रेनफॉल हुआ था, तो उस एरिया में मतलब पिछले साल जितना हुआ उस साल से 75% इस साल कम हुआ है, ठीक है। तो उसका हम लोग ड्रॉट बोलेंगे। व्हेन डिफिशियंसी इज अबव 50% ऑफ द नॉर्मल इट इज कॉल्ड अ सीवियर ड्रॉट, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोला है कि मतलब देखिए, ड्रॉट मतलब क्या है कि नॉर्मल से 75% रेनफॉल कम हुआ है, मतलब से 25% रेनफॉल हुआ है, उसे हम लोग ड्रॉट बोलेंगे। और जब नॉर्मल से 50% ज्यादा रेनफॉल हुआ है, ठीक है, जब सॉरी 50% से अबाउ द 50%, ठीक है, 50% से ज्यादा डिफिशियंसी ऑफ, ओके, 50% से ज्यादा डिफिशियंसी है। अब देखिए 75% से ज्यादा डिफिशियंसी है और एक है 50% से ज्यादा डिफिशियंसी है। जब 75% से ज्यादा डिफिशियंसी है उसे हम ड्रॉट बोलेंगे, और 50% से ज्यादा अगर डिफिशियंसी है तो उसे हम सीवियर ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको याद चाहिए। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या आएगा, इज द मॉइस्चर डिफिशिएंट व्हिच रिजल्ट्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कि वो पीईटी को आपको मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को वो मैच नहीं कर रहा है, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। तो एरिया वेयर द एरियाज वेयर ड्रॉटेड occur 20% ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, इसको बोल देंगे क्रॉनिक ड्रॉट एरियाज, ठीक है। अब जहां पे 20% कम आ रहा है नॉर्मल से, उसे हम बोलते हैं ड्रॉट एरियाज, ठीक है। देन मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, इसमें क्या है, MAI रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये हो जाएगा आपका मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। उसके बाद है रिड्यूसिंग इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस, ठीक है। अब देखिए, जो आपका प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें इवेपोरेशन भी होता है। इवेपोरेशन कहाँ से होगा, आपके सॉइल से होगा, और ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, आपके लीफ से हो जाएगा, ठीक है, आपके प्लांट से हो जाएगा, ठीक है। सो जितना भी हम पानी देते हैं वो पानी सिर्फ 99% जो पानी है ये पानी तो लॉस हो जाता है, ठीक है। सिर्फ प्लांट कितना लेता है, ओनली 1% पानी प्लांट लेता है, ठीक है। बट ये जो जाता है, बट फिर भी हमको उसको पानी देना रहता है कि जब उसका क्रिटिकल स्टेजेस आए, लाइक वीट में क्राउन इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, ठीक है, उस टाइम पे हमको पानी देना ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमने पानी दे दिया, अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी, लाइक सन बहुत ज्यादा है, समर चल रहा है, ठीक है, वहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पानी बच नहीं रहा है प्लांट के पास। सो उस टाइम पे कुछ लाइक मेथड्स है जिससे हम लोग इवेपोट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं। सो वो ये मेथड्स हैं, इसमें है मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट, वाइंड ब्रेक्स, वाइंड कंट्रोल, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले है मल्चेस। मल्चेस में मल्चेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें है सॉइल मल्च या फिर डस्ट मल्च, ठीक है। मल्च मतलब कि ये एक लैंड हो जाएगी, उसके ऊपर आप कुछ भी, मतलब कि जैसे स्ट्रॉ हो सकता है, या फिर आपने देखा होगा सिल्वर कलर की शीट आती है, वो भी एज अ मल्च के तरह वो काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, इफ द सॉइल सरफेस इज लूजन एंड एक्ट एज द मल्च फॉर द रिड्यूसिंग इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो इसको सॉइल मल्च क्या है कि मतलब कि सॉइल को एज अ मल्च हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टबल मल्च क्या है कि जो स्टबल से हम उसको फार्म में वैसे ही रहने देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो उसमें वैसे ही मेंटेन रहे। उसके बाद स्टबल मल्च हो गया। स्ट्रॉ मल्च, हम स्ट्रॉ की यूज कर सकते हैं एज अ मल्च। प्लास्टिक मल्च, जैसे मैंने बोला कि सिल्वर जो प्लास्टिक होता है उसे हम लोग पूरे सॉइल में बिछा देंगे ताकि जो वाटर है, वाटर लेवल मतलब कि वाटर इवेपोरेट ना हो पाए। उसके बाद वर्टिकल मल्च है। वर्टिकल मल्च क्या है, ये ब्लैक सॉइल में हम लोग करते हैं, ठीक है। इन ब्लैक सॉइल द इनफिल्ट्रेशन वाटर इज स्लो
ठीक है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, आपको पता होगा कि ब्लैक सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब ज्यादा बहुत स्लो होता है। एंड मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लॉस्ट एज अ रन ऑफ, ठीक है, ब्लैक सॉइल में ऐसे ही होता है कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो वो रन ऑफ हो जाता है, ठीक है। टू इंप्रूव द इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टोरिंग ऑफ द रेन वाटर, दीज सॉइल्स दैट इज वर्टिकल मल्चेस आर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या हम फॉर्म करते हैं, हम इसमें वर्टिकल मल्चेस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके, ठीक है, वर्टिकल को ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो वर्टिकल मल्चेस हम फॉर्म करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिगिंग अ नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप, ठीक है, slope at intervals at placing the straw or crop residues, and in these trenches these are the mostly practice in the coffee gardens, ठीक है। ये कहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कॉफी गार्डन्स में। मतलब क्या बताया है, ठीक है, अब ये एक फील्ड है, इस पे यहाँ पे हमने बनाया ट्रेंच, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे क्रॉप स्टबर्स डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉप स्टबर्स डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर जो है वो वाटर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, वो एज अ रन ऑफ यहाँ पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट, नियरली, जब जैसे मैंने बोला कि 99% ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड इज लॉस्ट इन द ट्रांसपिरेशन, सिर्फ 1% प्लांट यूज करता है वाटर, ठीक है। अब देखिए एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब कि वो ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, एंटी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, 4 टाइप्स है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट दैट इज पीएमए, एट्राजीन दिस इज द हर्बिसाइड, ठीक है, ये एक हर्बिसाइड है, ये हम यूज करते हैं। देन एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन है, इसको भी हम लोग एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लो कंसंट्रेशन सर्व एज एंटी ट्रांसपेरेंट बाय इंड्यूसिंग द स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। स्टोमेटा से ही आपका वाटर चला जाता है, ठीक है, स्टोमेटा से ही आएगा, स्टोमेटा से ही आपका वाटर चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, तो ये क्या करेंगे कि स्टोमेटा को ये बंद रखेंगे, जब स्टोमेटा बंद रहेगा तब वाटर जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली दिस इज द लाइक स्टोमेटा क्लोजिंग, पीएम में हो जाएगा, एट्राजिन हो जाएगा और एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। देन फिल्म फॉर्मिंग, अब इसमें क्या है, प्लास्टिक और वैक्सी मटेरियल विच फॉर्म अ थीन फिल्म ऑफ लीफ ऑन द लीफ सर्फेस, ठीक है, लीफ पे ये थोड़ा सा थीन ऐसे बना देगा, रिटार्ड द एस्केप ऑफ वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल बैरियर, ठीक है। आपको पता है कि लीफ से ऐसे ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये क्या करेगा कि जो लीफ है उस पर एक पतली लेयर बना देगा, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, मोबिल लीफ, हेक्साडेकेनल एंड सिलिकॉन एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मतलब फिल्म फॉर्मिंग के लिए कौन कौन यूज किया जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, दीज आर द व्हाइट मटेरियल विच आर फॉर्म एज अ कोटिंग ऑफ द लीव्स, ठीक है, ये भी लीव्स में कोट ही करेगा एंड इंक्रीजेस द रिफ्लेक्टेंस दैट इज अल्बिडो, ठीक है। ये क्या करेगा, लीफ का जो रिफ्लेक्टेंस है ये वो बढ़ाएगा, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। इसका क्या है, कैओलिन एट द रेट ऑफ 5% रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन लॉसेस, ठीक है। अब जब ये क्या करेगा कि जो सन की रेज है, मतलब सन से ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सनरेज पड़ेगा तो वो जल्दी जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आने ही नहीं देगा उसको, ठीक है, जल्दी जाके रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है, मतलब कम होगा कंपेरेटिवली। उसके बाद है ग्रोथ रिटार्डेंट्स, दीज केमिकल रिड्यूस द शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज द रूट ग्रोथ एंड दस एनेबल प्लांट टू रेजिस्ट द ड्रॉट, ठीक है। अब ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करेगा, उसका ग्रोथ होने नहीं देगा, कैसी ग्रोथ, मतलब कि शूट की ग्रोथ नहीं होने देगा, रूट की ग्रोथ होने देगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द ग्रोथ रिटार्डेंट एंड दे ऑल्सो इंड्यूस द स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। ये भी स्टोमेटा क्लोजिंग ही एक तरह से अपनाएंगे। साइकोसील फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि साइकोसील इसका एग्जाम्पल है, सीसीसी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा सीसीसी। अगर आपको इसका यही नहीं पता कि सीसीसी को साइकोसील बोलते तो आप आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। सो इट इज द साइकोसील। साइकोसील क्या है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है एज वेल एज इट इज द स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। एक बार देख लेते कि व्हाट इज द एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है, इट इज एनी मटेरियल अप्लाइड टू द ट्रांसपेरिंग प्लांट सरफेस फॉर रिड्यूसिंग द वाटर लॉस फॉर द प्लांट, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि कुछ भी मेथड है या फिर कुछ सब्सटेंसेस हम उसको यूज करेंगे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ओके। उसके बाद ये दिस इज द लास्ट, वाइन ब्रेक और एंड द शेल्टर बिल्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी इवापो ट्रांसपिरेशन के लिए रोकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वाइन ब्रेक्स, ओके। तो वाइन ब्रेक्स में हम क्या करेंगे कि जिस जहां से वाइन आती है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीज के ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हवा यहाँ पे अंदर आ ना पाए, मतलब कि ये अगर मेरी फील्ड है तो यहाँ पे मैं ऐसे टॉल ट्रीज ऐसे लगा दूंगी, ठीक है, जिसकी वजह से एयर यहाँ से मतलब कि कम हवा आ पाए, ठीक है। एयर की वजह से भी ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं, तो अगर जब एयर ही कम आएगी तब ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और जहां से विंड आती है उसको बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड,
और जहां पे जाती है उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जहां जाती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है, लीवर्ड साइड। ओके, एक बार देख लेते हैं। वाइंड ब्रेक्स आर द any structure that obstruct the wind flow and reduce the wind speed, while shelter beds are the rows of the plant trees for the protection of the crops against the winds. Okay, wait. Fine. The direction from which wind is blowing is called as windward. ये तो हो गया. The planted across the direction of the wind. Okay. I'm so sorry. ठीक है, ये जो मैंने बताया ये शेल्टर बेल्ट का है, ठीक है. सो सॉरी, ये विंड वाला नहीं है, ये शेल्टर वाला है. बट जो विंडवर्ड और लीवर्ड बोला है वो सही है, ठीक है. अब ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे मैं ऐसे प्लांट्स ग्रो करूंगी, ठीक है. दिस इज नोन एज शेल्टर बेल्ट, ठीक है, जिससे विंड की स्पीड अल्टीमेटली तो उसकी स्पीड कम होनी है, ठीक है. और विंड ब्रेक्स क्या होता है कि विंड को ब्रेक करने के लिए कोई भी हम स्ट्रक्चर को लगा दे उसे हम बोलते हैं विंड ब्रेक, ठीक है. अब ये तो हो गया. द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द शेल्टर बेल्ट्स इज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सेंट्रल ट्री रो इन द शेल्टर बेल्ट्स. जनरल शेल्टर बेल्ट्स आर गिवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेसिकेटिंग विंड्स, ठीक है, टू द 5 to 10 टाइम्स ऑफ द हाइट, ठीक है. ये हो गया. जनरली शेल्टर बेड्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेटिंग विंड्स, ठीक है. वो क्या है, डेसिकेटिंग जो विंड्स है उसका उससे प्रोटेक्शन देता है टू द एक्सटेंट ऑफ 5 to 10 टाइम्स देयर हाइट, ठीक है. मतलब अगर उसकी हाइट इतनी है तो वो यहाँ तक, मतलब कि उसके 5 टाइम्स हाइट तक वो उसको प्रोटेक्शन देगा उसके वाइंड को, मतलब कि वाइंड को ऑन द विंडवर्ड साइड एंड अप टू 30 टाइम्स ऑन द लीवर्ड साइड, ठीक है. मतलब कि 5 to 10 टाइम्स जहां से वो आ रही है और यहाँ पे 30% वो प्रोटेक्शन देगा, ठीक है. ओके, उसके बाद है ड्यू टू द रिडक्शन द वाइंड स्पीड इवेपोरेशन लॉसेस आर रिड्यूस्ड एंड मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. ओके, दिस इज अल्टीमेटली हमें क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमको जो मतलब कि इवेपोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, उसे हमको कम करना है, ठीक है. और ये देखिए ये AFO का क्वेश्चन था, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है. ये AFO का क्वेश्चन था, क्या था कि ह्यूमिड एरिया में रेनफॉल इन द ह्यूमिड एरियाज, ठीक है, कितना है, ग्रेटर देन 115 मतलब कि 1100 mm, ठीक है. अब देखिए ये ह्यूमिड एरिया में आ जाएगा, ठीक है, और 750 to 1100 ये आ जाएगा आपका अरिड एंड सेमी अरिड में. और सिर्फ अगर अरिड एरियाज है, मतलब कि जब अरिड एरियाज है तो उससे लेस देन 750, ठीक है. जस्ट लुक इट वंस, ठीक है. और ये भी एक फिर से देख ले कि हाईली सॉल्ट टॉलरेंट कौन कौन से क्रॉप है. कॉटन है, बार्ली है, शुगर केन, डेट पाम, सैफलॉवर एंड ट्रांसप्लांटेड राइस. और उसके बाद सॉल्ट डिग्रेडेड सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान, ठीक है. एक मिनट, हाँ ओके, दिस इज इट. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है अरिड रीजन, ठीक है. दिस इज इक्विवेलेंट टू अरिड रीजन एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. और अगर ड्राईलैंड की बात करें तो ये क्या है, सेमी अरिड, ठीक है. ओके फाइन. अब देखिए, अब चाहे आपको क्वेश्चन ये आए कि अरिड रीजन में कितना रेनफॉल चाहिए, कितना चाहिए, अरिड हो या फिर ड्राई फार्मिंग हो, इट इज वन एज सेम. ड्राईलैंड फार्मिंग हो या फिर सेमी अरिड हो, इट इज वन एज द सेम. एंड ह्यूमिड हो या फिर रेनफेड हो, इट इज वन एज द सेम, ठीक है. ओके, अब देखिए हमने अब तक क्या क्या देखा, हमने अब तक देखा, देखिए यहाँ पे फादर वगैरह हमने देख लिया और बुक्स भी देख ली कि पीटर डिक्रिसेंसी में ने कौन सा बुक लिया है, ठीक है. टिलेज किसने वर्ड दिया था, ठीक है. जेथरो टूल कौन थे, आर्थर यंग कौन थे, ठीक है, ये वो सब. उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने देखा, ओके. उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग. उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग है, ठीक है. ये जो टर्म्स है टेरा फार्मिंग, ये भी आपको पता चाहिए. हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद है टिलेज. टिलेज में हमने देखा कि ऑन सीजन टिलेज है, ऑफ सीजन टिलेज है. उसके बाद ऑन सीजन टिलेज में क्या क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रिपरेटरी टिलेज. उसके बाद उसमें प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज. उसके बाद सीड बेड टिलेज. उसके बाद ऑफ सीजन टिलेज है, ठीक है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टिलेज की मिनिमम में कितना क्रॉप रेसिडिव चाहिए, ठीक है. ये परसेंट पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए. उसके बाद जीरो टिलेज में 50 to 100% है, ठीक है, स्टबल मल्च है. उसके बाद जो है कंजर्वेशन टिलेज है. देन सोइंग मेथड, सोइंग में कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, ठीक है. ये जो फर्स्ट इसके सेंटेंसेस है ना, ब्रॉडकास्टिंग इज द मेथड ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स, ठीक है. आपको पूछा जाएगा कि द मेथड ऑफ डैश इज द मेथड ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है. और आपको बताना है कि ये किसका है, तो ये भी देख लीजिए. उसके बाद डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द होल्स मेड इन द सीड बेड एंड क्लोजिंग द सीड विद द सॉइल, ठीक है. ये मैंने आपको बताया था कि हम होल करेंगे, उसमें हम उसको डाल देंगे, उसके बाद उसको सॉइल से लगा देंगे, ठीक है. दिस इज नोन एज डिबलिंग, ठीक है. तो जो फर्स्ट सेंटेंसेस है, मतलब जो उसका डेफिनेशन है वो आपको पता चाहिए, ठीक है. उसके बाद है ट्रांसप्लांटिंग भी क्या है, चेकरो प्लांटिंग, हिल प्लांटिंग, ड्रिलिंग,
ठीक है, या फिर लाइन सोइंग हमने देखा। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग सिस्टम है मिक्स फार्मिंग, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो फार्मिंग सिस्टम है वो हायर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बट विथ हैविंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके। एंड मिक्स फार्मिंग सब्सिस्टेंस, मतलब कि जो फार्मर है वो खुद के लिए पहले करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशंस, क्रॉपिंग सिस्टम में मोनोक्रॉपिंग देख लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग देख लिया, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है, मल्टी स्टोरीड है। उसके बाद इंटरैक्शंस हमने देख लिया, एलिलोपैथी क्या होता है, एनिडेशन क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद है लेग्यूम इफेक्ट, सॉर्गम इफेक्ट और कॉटन इफेक्ट। नेक्स्ट इज ये हमने डेफिनेशंस मतलब कि ये हमने फॉर्मूलेस देखे हैं, ठीक है। इसमें आपको ये याद चाहिए, ठीक है, ये भी और ये भी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद सिंक क्या है, सोर्स क्या है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है रिड्यूसिंग इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस, तो किसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। उसमें फिर मल्चेस हमने देखे, एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसमें ये है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिए कि स्टोमेटोक्लोजिंग का एग्जांपल क्या है, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग वाला क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है, ठीक है, और साइकोसिल को क्या बोलते हैं, सी एंड सी, ठीक है। उसके बाद दिस इज द लास्ट, ओके। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं प्रेजेंटेशन जो है ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, जस्ट वेट, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। उसके बाद आपको बस एक बार उसको देखना है, और जो आपको नए पॉइंट्स लगे, एक पेपर लेना है, पेन लेना है, और बस उसको नोट करना है, और उसको देखते रहना है डेली। बस इतना काम कीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। जो भी आपको नए पॉइंट्स लगे उसको इस पे देख लीजिए, उसको इस पे मतलब लिख दीजिए, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। जो आपको ऑलरेडी पता है उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ये जो सीवीटी पीजी के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम, क्या डिस्कनेक्ट हुआ, वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यस, ये है, और उसके साथ साथ एक मिनी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया है, जिसका कितना है, वर्थ 249 रुपीज का है, ठीक है। सो आप वो मतलब मिनी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं। एंड यस, अभी सिर्फ 20 डेज बचे हैं, ठीक है। जैसे अब आज एग्रोनॉमी का हुआ, वैसे एग्रोमेट्रो मतलब कि एग्रोमेट्रोलॉजी भी है आपका, लाइक और भी सब्जेक्ट है, लाइक हॉर्टिकल्चर है आपका, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि जितना मुझसे पॉसिबल हो पाए इन 20 डेज में उतना मैं लाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। और तब तक ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पीवाईक्यूज अच्छे से देखिए, और जो भी आपका मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर 12:30 को है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप भी टेस्ट भी आप उसी टाइम पे दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, वो सेलफोन नंबर भी है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, बस जस्ट अपनी पढ़ाई कीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट।